अगले साल चुनाव है और मोदी के 2014 के मैनिफेस्टो में किए वादे खोलेंगे परत दर परत, लेकिन उससे पहले देखिए किसान हरिंद्र ताऊ का ये भाषण क्यों हो रहा है इतना वायरल। बहुत कहते हैं कि मुसलमानों को हमने टाइट कर दिया। मुसलमानों को क्या टाइट कर दिया? नौकरी वे करते नहीं, वे रोजगार करते हैं, हाथ के दस्तकार हैं। रोज तुम जैसे जाते हो, चाहे साइकिल में पंचर लगवाना हो, चाहे गाड़ी ठीक करानी हो, चाहे कोई मिस्त्री का काम कराना हो, चाहे सब्जी खरीदनी हो, चाहे फल खरीदना हो, सब जगह मुस्लिम अपना रोजगार कर रहा। 1000-2000 रुपए अपने घर आराम से कमा के ले जाता है। तुम्हारा बेटा क्या करता है? जय श्री राम, जय बजरंगबली, और उसे काट दो और उसे काट दो और उसे काट दो। यही काम करेगा, घर से 10 रुपए खर्च करेगा, क्योंकि तुम्हारा बच्चा रोजगार ना मांग ले। किसी नेता का बेटा क्यों नहीं आता उसमें जय श्री राम करना है? किसी ब्यूरोक्रेट का बच्चा क्यों नहीं आता? क्या उन्हें धर्म की रक्षा नहीं करनी? तो क्या मोदी सरकार हिंदुत्व की गठरी से निकाल कर लाई हिंदू ये यूनिवर्सल सिविल कोड? इससे सबसे ज्यादा प्रभावित हिंदू होगा। भाई एक बात बताओ, तुमने मुसलमान टाइट कर दिए, गैस का सिलेंडर मुसलमान को 1200 का और तुम्हें 400 का मिल रहा, क्या बताओ ना? है अनाज तुम्हें सस्ता और उसे महंगा मिल रहा क्या? या जो कपड़ा तुम खरीद के लाए वो सस्ता है और उसका महंगा है? क्या है? जो जब प्लॉट तुम खरीद रहे हो वो तुम्हें सस्ता दे रही है सरकार और उसे महंगा दे रही है। क्या दे रही है उसे? वो 18-20% को आदमियों को, तुम तो 80% हो। पेट्रोल तुम्हें सस्ता दे रहे हैं? या जय श्री राम करूं मैं जाकर बाहर और बजरंग बली के नारे लगाऊं और मोदी के जयकारे करूं, क्या सस्ता मिल रहा हूं ना? तो फिर क्यों गुलामी कर रहा हूं मैं? क्यों अंधभक्ति में पड़ा हूं? यह है सारा कारण। मोदी ने जितनी भी सरकारी इंडस्ट्री थी सब प्राइवेट में दे दी। क्यों दी? कि देश से आरक्षण को खत्म करने का सबसे बढ़िया तरीका उसने ढूंढा। दूसरी चीज, तुम्हें मुसलमानों पे बहुत भड़काते हैं। ये देश के अंदर 1% है सिख समाज, जैन समाज, बौद्ध समाज बहुत कम है। उन्होंने कभी नहीं कहा कि हम खतरे में हैं, और तुमसे 70-75%, 80% हिंदू से रोज कहलवा देते हैं कि हिंदू खतरे में है। ना हिंदू खतरे में है, ना मुसलमान खतरे में है, ना सिख खतरे में है, ना ईसाई खतरे में है। इनका चश्मा उतार के देख लो, ये बीजेपी वाले खतरे में हैं। जी हाँ, एक एक बात तो पते की है इन्होंने। वैसे ये डायलॉग याद है आपको? दूरबीन से ढूंढने पर भी नहीं मिल रहे हैं वो अच्छे दिन, तो लोग कह रहे हैं भाई पुराने लौटा दो। तो साल 2014 में एक व्यक्ति ने आपको दिखाए थे बड़े बड़े सपने। बीजेपी, वाह क्या मैनिफेस्टो लाई थी। भाई जो भी कहो, जिसने भी हम लोगों की मूर्ख बनने की क्षमता को भांप कर ये मैनिफेस्टो तैयार किया था, भाई ताली तो उसके लिए बनती है? हर आदमी एक अलग ही ड्रीम वर्ल्ड में चला गया था। ऐसा सपना दिखाया था पूरे देश को कि लोग भूल गए थे कि कभी नींद से जागना भी होगा, और तब सच्चाई देखकर बाय गॉड बहुत दुख होगा। पर कुछ लोग हैं जो अभी तक सपने से बाहर ही नहीं आ रहे हैं। 9 साल से गहरी कुंभकर्णी नींद में सोए हुए हैं। पता है क्यों? उस सपने में एक उम्मीद थी कि हर किसी को सुना जाएगा, वो भी बहुत जल्दी। सबकी परेशानियों का एक ही हल है, मोदी मोदी। लेकिन चलिए ज्यादा दूर क्यों जाऊं मैं। हाल ही में पहलवानों के आंदोलन को जिस तरह हैंडल किया और उसके बाद नई संसद का उद्घाटन जिस तरह वन मैन शो बनकर रह गया, लोग सोच रहे हैं कि इस पार्टी ने अपने वादों पर अमल करने पर फोकस किया भी है। इंसाफ मिलेगा, उनकी सुनवाई होगी, ये सब लोगों को सुनने में अच्छा लगता है और इसीलिए इन्होंने कह डाला। लेकिन करना वरना इन्हें कुछ नहीं था। अगले साल होने वाले लोकसभा चुनावों से पहले जरूरी है कि इनकी रिपोर्ट कार्ड देखी जाए। कितना अपने वादों पर खरे उतरे ये तो अब बताना पड़ेगा ही। भाई 10 साल होने वाले हैं। मैं जानती हूं कई लोगों को बुरा लगेगा, क्योंकि उन्हें लगता है कि हमने अपने देश पर राज करने के लिए जिन्हें अभी बिठाया हुआ है उनसे सवाल पूछने की या हकीकत से रूबरू कराने की हिम्मत और जुर्रत किसी में नहीं होनी चाहिए। भाई वो भी अपना कुछ नहीं बिगाड़ सकते क्योंकि अपन उसके भी ऊपर है। लेकिन सॉरी, ऐसा सोचने वालों को तुरंत गोदी चैनल लगा लेना चाहिए। यहाँ तो भाई वही बात होगी जो हो सकता है आपको बुरी लगे, बाकी जो टिक जाए वो सब्सक्राइब कर सकते हैं। तो आइए सबसे पहले बात कर लेते हैं महंगाई की। 2014 के मैनिफेस्टो में कहा गया था कि बीजेपी की लीडरशिप में एनडीए सरकार का रिकॉर्ड रहा है दाम को वहीं की वहीं होल्ड करके रखने का, और हमारे ऐसा करने से हाई इन्फ्लेशन यानी महंगाई और बढ़ने वाली ब्याज दरों का जो एक साइकिल है यानी विशियस साइकिल है वो टूट जाता है। लो, ये सपना था। अब आ जाओ जरा असलियत में।
अप्रैल 2022 में ही 8 साल में सबसे ज्यादा रिटेल इन्फ्लेशन पहुंच गया। आम भाषा में महंगाई अपने चरम पर थी, 7.8%, 7.8%। और वहीं होलसेल इन्फ्लेशन पहुंच गई 9 साल में सबसे ऊपर 15.08%, 15.08%। चलिए ये परसेंटेज या आंकड़ों के मायाजाल में ना जाकर सिर्फ इतना ही आपसे पूछ लेते हैं। बहुत ज्यादा अमीरों के लिए मेरा शो नहीं है, इसलिए सवाल भी उनसे नहीं है। तो बच्चे आम लोग, बताओ महंगाई का असर महसूस हो रहा है या नहीं? भूल जाओ महंगाई दर कब कितनी थी, बस दिल पर हाथ रखकर खुद को जवाब देना, महंगाई महसूस हो रही है या नहीं। टमाटर पता है ना कितने का हो गया है, तो रई के दाम कितने हो गए पता है ना। सिर्फ सब्जियां ही क्यों, बाजार में जाते हो तो कुछ भी खरीदते वक्त पता चलता है या नहीं कि ये चीज कितनी महंगी हो गई है। मैं इसलिए कह रही हूं कि आंकड़े बताते हैं कि लगातार बढ़ रही महंगाई ने साल 2023 के पहले हाफ आधे हिस्से में लोगों की सेविंग इतनी घटा दी है कि 30 साल में पहली बार इतनी कम सेविंग कर पा रहे हैं लोग। ये रिपोर्ट मोतीलाल ओसवाल सिक्योरिटीज के हवाले से मैं आपको बता रही हूं, जिसने साफ बताया है कि ये जो सेविंग में कमी आई है वो इसलिए कि लोगों को उस सेविंग का हिस्सा अपने खर्चे में इस्तेमाल करना पड़ रहा है। लेकिन इतनी महंगाई होने के बावजूद लोग उन सब चीजों को खरीद रहे हैं, तो यह माना जा रहा है कि अपनी सेविंग्स तोड़कर उसका इस्तेमाल करके ऐसा कर रहे हैं लोग। लेकिन वहीं कई लोग हैं जो जरूरी सामान महंगे दामों पर खरीदना अफोर्ड नहीं कर सकते हैं, और इसीलिए कुकीज की डिमांड तो बढ़ गई है लेकिन बिस्किट की डिमांड गिर गई है। आपको पता ही होगा दोनों में फर्क। शहरों में खाने वाली एलीट क्लास के लिए होती है महंगी कुकीज, और गांव देहात या शहरों के कम आय वाले लोगों द्वारा खाए जाने वाला बिस्किट या बिस्कुट जिसे आप बोलते हैं, उसकी मांग कम हो रही है। उसी तरह दो पहिया वाहनों की मांग कम हो गई है। दो पहिया वाहन एक ऐसा जरिया होता है बताने का कि शहर से अलग या कम आय वाले लोग कितना फल फूल रहे हैं। समझाने की जरूरत होनी नहीं चाहिए आपको। ये दुपहिया वाहन से महंगाई और खरीदने की क्षमता का आकलन आप भी खुद कर सकते हैं। किसी अमीर आदमी को देखा है स्कूटी चलाते हुए या पल्सर बाइक? उनकी तो बाइक भी होगी तो हार्ले डेविडसन। और वहीं आपको पता है लग्जरी प्रोडक्ट्स की डिमांड खूब बढ़ रही है, ये भी आंकड़े बता रहे हैं। और इन सब बातों का मतलब समझ पाए आप? यानी गरीब और गरीब होता जा रहा है और अमीर और अमीर। महंगाई पर आप सवाल उठाना भी चाहोगे तो तुरंत कहने लगेंगे महंगाई पहले नहीं थी क्या? और आप ये जवाब दे ही नहीं पाते कि मोदी जी के वादों का क्या हुआ, उन्हें लेकर किस लिए आए थे भैया हम। ये लोग झुंड में आते हैं और आपको सवाल ना पूछने देने के फालतू तर्क देकर चले जाते हैं, क्योंकि मलाई इनके हाथ में है। इनके बच्चे तो विदेश में पढ़ते हैं, आप तो सपना भी नहीं देख सकते विदेश में पढ़ाने का, लेकिन यहां भी ना पढ़ा पाओ उसके लिए पकड़ा दिए हैं आपके लड़कों के हाथ में हथियार और बुलवा रहे हैं उनसे जय श्री राम। तुम्हारा बेटा क्या करता है? जय श्री राम, जय बजरंगबली। ये सब सोची समझी साजिश है। जो लोग जाग गए हैं और रोजगार मांगते हैं, देखा नहीं उनकी कितनी पिटाई करते हैं। पर मजाल है भगवान के नाम पर या लव जिहाद के नाम पर उद्दंड मचाने वालों पर कभी कार्रवाई करें। इसी से समझ नहीं आता कि आपको रोजगार मांगना अपराध हो गया है और उद्दंड मचाना नहीं। तो कई रिपोर्ट ये इशारा करती हैं कि मोदी राज में गरीबी बढ़ी है और वहीं अमीर और गरीब के बीच का फासला और गहराया है। अब बात कर लेते हैं रोजगार की, जिसकी बात पिछले 9 साल से कोई करना ही नहीं चाहता है। आज रोजगार पे भी बात होनी चाहिए। वी वॉन्ट टू टॉक अबाउट महंगाई, वी वॉन्ट टू टॉक अबाउट अनएम्प्लॉयमेंट। लेट्स टॉक अबाउट अनएम्प्लॉयमेंट, लेट्स टॉक अबाउट महंगाई। क्या हो रहा है श्रीलंका के अंदर? जी हाँ, आपने वीडियो देखा। मैं अमीश देवगन से पूछ, इनसे करो तो ये यूं चिढ़ जाते हैं। आप कांग्रेस पे बात करो, बीजेपी पे बात करो, जनता दल यूनाइटेड पे बात करो, शिवसेना उद्धव गुट पे बात करो, रोजगार पे बात कर लो, रोजगार पे बात कर लो। जबकि ये सबसे महत्वपूर्ण विषय है। खाना खा लो, रोजगार पे बात कर लो। लेकिन इनकी चिड़चिड़ाहट खत्म नहीं होती। ये जो है ये फैशन बन गया है। में शर्म है तो हम चुल्लू भर पानी में जाके डूब के भाजा। किसी भी देश की आर्थिक बढ़ोतरी के लिए रोजगार के अवसर पैदा करना बेहद जरूरी है। तो अपने मैनिफेस्टो में बीजेपी ने यह वादा किया था, हिंदुस्तान के एक एक गरीब आदमी को मुफ्त में 15-20 लाख रुपए भी मिल जाए। अरे नहीं, 15 लाख रुपए अकाउंट में क्यों नहीं आ रहे? देखिए, ये जुमला है। किसी के अकाउंट में 15 लाख रुपया कभी नहीं जाता, वो उनको भी मालूम है और आपको भी मालूम है, देश की जनता को भी मालूम है। किसी को कैश कभी नहीं दिया जाता। इसे आप सच मान गए थे क्या? ओह माय गॉड, ओह माय गॉड।
उफ, आप लोग भी ना, मतलब मोदी है तो मुमकिन है सोचकर कुछ भी फेंका जाएगा आपको, आपके आगे तो आप उठा लोगे। नहीं, मैं बात कर रही हूं मैनिफेस्टो में लिखे वादे के बारे में। बीजेपी ने कहा था कि वो एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंजेस को करियर सेंटर्स में बदल देगी ताकि युवाओं को रोजगार के अवसरों से सीधा जोड़ा जा सके। बीजेपी ने यह भी कहा था कि वो लेबर इंटेंसिव मैन्युफैक्चरिंग और पर्यटन की ओर फोकस करेगी। साथ ही गांवों में रोजगार पैदा करने पर भी बीजेपी ने जोर दिया था। तो जेएनयू के रिटायर्ड प्रोफेसर अरुण कुमार द वायर को बताते हैं कि लेबर इंटेंसिव नौकरियां पैदा करना ही सही तरीका है बेरोजगारी से निपटने का। लेकिन वो ये भी बताते हैं कि सरकार कैपिटल इंटेंसिव जॉब्स जैसे पीएलआई स्कीम यानी प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव को ही प्रमोट कर रही है। तो सरकार को चाहिए कि वो माइक्रो यानी 48% और कृषि सेक्टर जिसकी 46% हिस्सेदारी है, इन्हें बढ़ावा दे, जिससे भारत में रोजगार का माहौल बन सके। लेकिन सोचिए, 2019 के चुनावों से पहले जी न्यूज को इंटरव्यू में पकोड़े की दुकान खोलने को भी रोजगार बता दिया था और उनकी इस बात पर तालियां बजाते हुए आप लोगों ने भी भर भर कर जीत दी थी, याद है ना? कोई ऑटो रिक्शा चलाएगा, कोई पकोड़े की दुकान करेगा, कोई चाय की दुकान करेगा, इसको रोजगार मानेंगे कि नहीं मानेंगे? और उसके बाद ही आंकड़ा यह सामने आया कि साल 2017 से 18 में भारत में बेरोजगारी दर 45 साल में सबसे ऊपर रही है। अब बात कर लेते हैं स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट की। इसे कैसे भूल सकते हैं? काशी को क्योटो बनाया जा रहा था, काशी बना क्या क्योटो? अब तो तभी क्योटो जैसा लगेगा जब क्योटो खुद काशी जैसा बन जाए। 2015 में स्मार्ट सिटी मिशन लॉन्च किया गया था। सरकार ने एक कंपेटिटिव प्रोसेस से 100 शहरों को चुना। कुछ प्रोजेक्ट पर काम चल रहा है पर कुछ बंद कर दिए गए हैं। साल 2021 में इस मिशन की डेडलाइन कोविड की आड़ में 30 जून 2023 तक के लिए बढ़ा दी गई थी। तारीख निकल गई है और सच्चाई आपकी आंखों में उतर आई है। तो आपकी आंखों में दिखी इस सच्चाई ने इसे यानी इस डेडलाइन को जून 2024 तक फिर बढ़ा दिया है। तब तक चुनाव हो चुके होंगे और वेरी स्मार्टली स्मार्ट सिटीज आगे पुश होती रहेंगी। इंडियन एक्सप्रेस की इस रिपोर्ट के मुताबिक 100 चुने हुए शहरों में से जून डेडलाइन तक सिर्फ 20 ही शहर पूरा कर पाएंगे। और उस पर भी सवाल ये खड़े हो रहे हैं कि जिस स्मार्टनेस का वादा सरकार ने किया था, यानी उनकी जो स्मार्ट सिटी की डेफिनेशन थी, क्या ये बनाए जा रहे शहर उन वादों पर खरे भी उतर रहे हैं? जैसे पर्यावरणविद और इतिहासकारों ने द वायर को बताया कि देहरादून स्मार्ट सिटी मिशन है जिसमें साल 2015 से 2022 के बीच 1400 करोड़ का खर्च किया गया। उसने इतने खर्चे के बाद भी वेस्ट यानी कूड़े को कैसे संभालना है इस पर कोई खास प्रभाव ही नहीं डाला है। वहां की दिक्कत है शहरों में जनसंख्या और झुग्गियों का बढ़ना, प्रदूषण, लेकिन इतने खर्चे पर भी इन दिक्कतों से निजात मिलती नहीं नजर आ रही है। तो क्या सिर्फ सौंदर्यीकरण ही करना स्मार्ट सिटी का लक्ष्य रहेगा या लोगों को, खासतौर पर गरीब लोगों को, मूल सुविधाएं भी मुहैया हो, यह भी उसमें देखा जाएगा। नमामि गंगे प्रोजेक्ट याद है आपको? साल 2014 में संसद में नरेंद्र मोदी ने खुद को गंगा का पुत्र बताया था और कहा था मां गंगा ने मुझे बुलाया है। न मुझे किसी ने भेजा है, न मैं यहां आया हूं, मुझे तो मां गंगा ने बुलाया है। मैं मां गंगा की सेवा करने आया हूं। हजारों साल की पुरानी आस्था का केंद्र गंगा है। ये गंगा कैसे मैली हो सकती है? मैं यहां शासक के रूप में नहीं, सेवक के रूप में आया हूं भाइयों। जून 2014 में बीजेपी ने इस मिशन को लॉन्च किया था। इस मिशन के तहत गंगा को प्रदूषण से निजात दिलाना था और पवित्र गंगा को साफ सुथरा बनाना था। 3 चरणों में इसका काम करना था और 20,000 करोड़ का बजट रखा गया गंगा के लिए। लेकिन स्थिति यह है कि गंगा साफ नहीं हुई है और इस भ्रम में किसी को नहीं रहना चाहिए कि वो आने वाले कुछ सालों में भी साफ हो पाएगी। प्रैक्टिकल होना पड़ेगा। ये सब चीजें सही नीतियों से ठीक होती हैं। खुद 2019 में उत्तर प्रदेश पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड रिपोर्ट रिलीज करके कह चुका है कि प्रयागराज की तरफ जो गंगा है, अपस्ट्रीम और डाउनस्ट्रीम दोनों ही में स्नान करना सेहत के लिए ठीक नहीं। बैक्टीरिया पाए जाते हैं वहां पर बहुत ज्यादा। और डिप्लोमैट ने 2022 में रिपोर्ट में छापा था कि गंगा का लोअर स्ट्रेच सबसे ज्यादा प्रदूषित है। तो देखिए, आप नरेंद्र मोदी को लच्छेदार भाषा और भावनात्मक भाषणों से बचना चाहिए। इससे उन्हें वोट मिल सकते हैं, लेकिन आपका भला नहीं होने वाला, देश का भला नहीं होने वाला। गंगा पर एक रियलिस्टिक प्लान लाने की जरूरत है। ये हवा में मैं पुत्र हूं, सेवा करने आया हूं जैसी बातें बोलने से गंगा साफ नहीं होगी। बिल्कुल वैसे ही जैसे बीजेपी का चुनावी नारा जय श्री राम बोलने से महंगाई नहीं खत्म होगी, आपके बच्चों की नौकरियां नहीं लग जाएंगी। साल 2014 में ऐसे ही और कई वादे उन्होंने किए थे। फहरिस्त बहुत लंबी है, चुनाव में 1 साल है,
आगे कभी बताऊंगी, लेकिन फिलहाल इन पर जरूर गौर फरमाएं। अगर अपना भला चाहते हैं तो किसी राजनीतिक दल और व्यक्ति के अंधभक्त ना बने। गोदी मीडिया और फलते फूलते अमीरों का फायदा हो रहा है और खुद का फायदा होते रहने के लिए वो आपको अपना सहारा बना रहे हैं। जब वो अपना फायदा देख रहे हैं तो आप क्यों नहीं? सत्यमेव जयते।